हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज की जो क्लास होगी वो एनक्लेक्स वाली क्लास जो चल रही है हमारी, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड? पिछली क्लास में हमने बात की थी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की, जिसमें हमने बात की थी लेबोरेटरी टेस्ट की। जो भी कार्डियक प्रॉब्लम होती है, कार्डियक प्रॉब्लम लेके कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल, तो जब वो हॉस्पिटल आता है तो कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं, वो सारी बात हमने पिछली क्लास में की थी। कितनी उनकी रेंज होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सारे हमने यहाँ पे डिटेल में एक एक को एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में, जो कि दिवाली के पहले हुई थी। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे जब कार्डियक कार्डियक प्रॉब्लम लेके कोई पेशेंट आता है, या कोई पेशेंट के कार्डियक प्रॉब्लम या किसी क्लाइंट के कार्डियक प्रॉब्लम होती। तो अब हम बात करेंगे आज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसको कौन सी कार्डियक प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। वो सारी बात आज की इस क्लास में करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अपने दोस्तों को भेजो। और स्पेशली ये क्लास है एनक्लेक्स की, स्पेशली जो एनक्लेक्स की सॉन्डर्स की बुक्स आती है उस पर बेस्ड है पूरी, आपके कंपिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसने की सॉन्डर्स या एनक्लेक्स की बुक पढ़ ली अच्छी तरह, तो इंडिया में कोई सा भी एग्जाम हो नर्सिंग का, वो फाइट कर लेगा। क्योंकि आजकल की क्वेश्चन बड़े, मतलब पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आते कि पहले बीपी कितना होता है, पल्स कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब घुमा के क्वेश्चन आते हैं, हॉस्पिटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सारे इसमें जो एनक्लेक्स बुक है उसमें सारा डिटेल में सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो जो हमारा चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, उसमें स्टार्टिंग में एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। तो उसमें हमने पहले बात की थी लेबोरेटरी टेस्ट की, कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं। और आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। क्या फ्रेंड, क्या बात करेंगे? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो हेडिंग डाल देते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम चली रही है जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो। तो यहां पे आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। ठीक है फ्रेंड, क्या बात करेंगे? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। वो कौन कौन से प्रोसीजर हैं, या वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि भाई हार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है, ये क्या कार्डियक प्रॉब्लम हुई है। तो फ्रेंड, यहां पे 9-10 के आसपास प्रोसीजर है। तो मैं यहां पे एक एक करके सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड? तो यहां पे फर्स्ट हम बात करें फ्रेंड, जैसे कि मेरी स्टाइल है, आपको पता है कि पहले एक बार में लिख दूं, फिर एक एक को डिटेल में यहां पे हम बात एक एक की डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहां बात करें हम फ्रेंड चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे। दूसरी हम यहां पे बात करें फ्रेंड ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन है। कोई भी पेशेंट आता है, आपको पता है अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया होगा, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो या चेस्ट पेन, चाहे इधर हो या किधर, मतलब हो ज्यादा तो लेफ्ट साइड में, बट थोड़ा सा अगर राइट साइड में, तो भी हम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो प्रोसीजर करेंगे वो सबसे पहले ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तीसरा है फ्रेंड होल्टर मॉनिटरिंग। क्या है? होल्टर दिखाई दे रहा है आपको? एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। क्या है फ्रेंड? होल्टर मॉनिटरिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे चेस्ट एक्सरे। इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं, ईसीजी क्यों की जाती है, क्या होता है ईसीजी, फिर होल्टर मॉनिटरिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या चेक किया जाता है। ठीक है, होल्टर मॉनिटरिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड 2D इको। यहां पे लिख देते हैं हम, सिर्फ अभी 6 की बात करेंगे, फिर 4 की हम इनको मिटाने की बात करें। 2D इको,
या इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम या इकोकार्डियोग्राफी भी बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, 2D को, ये एक तरह से अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, उसकी भी डिटेल में हम बात करेंगे यहां पे फ्रेंड, इकोकार्डियोग्राफी या 2D इको। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस टेस्ट। 5 है स्ट्रेस टेस्ट। इसको बोला जाता है फ्रेंड, स्ट्रेस जो टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट। ट्रेडमिल का नाम सुना होगा फ्रेंड आपने। इसमें जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेस टेस्ट में जो मोस्ट कॉमन है वो ट्रेडमिल का टेस्ट है, जो हम ट्रेडमिल में एक तरह से चलते हैं या रनिंग करते हैं, तो वो एक तरह से एक्सरसाइज। तो इस प्रोसीजर को एक और नाम दिया गया है फ्रेंड, एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्टिंग। एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्टिंग। क्या बोला जाता है फ्रेंड स्ट्रेस टेस्ट को? एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्टिंग। इसमें स्पेशली क्या आता है? ट्रेडमिल आता है। इसमें क्या आता है फ्रेंड? इसमें क्या आता है? ट्रेडमिल आता है। इसमें क्या आता है फ्रेंड? ट्रेडमिल आता है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड 6 MRI। 6 क्या है फ्रेंड? MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI आप सब जानते हो MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है फ्रेंड, क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पूरी बॉडी की भी होती है। यहां पे हम कार्डियक प्रॉब्लम में किसकी बात करेंगे फ्रेंड? हार्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हार्ट की। तो ये 6 हैं, पहले 6 की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो 4 बचेगी उसके बाद इनको मिटाने के बाद उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या किया जाता है? चेस्ट एक्सरे में क्या होता है फ्रेंड? हार्ट भी आता है चेस्ट, क्योंकि हार्ट कहां पे होता है? हमारे दोनों चेस्ट के बीच में होता है। तो यहां पे चेस्ट एक्सरे में ये पता किया जाता है कि भाई हार्ट की साइज क्या है, उसमें साइज का पता लग जाता है। इसमें साइज क्या पता लगाते हैं? हम साइज का पता लगा लेते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन के बारे में। ठीक है, साइज एंड पोजीशन, एक तरह से एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमिकली कुछ चेंजेस तो नहीं हो गया उसमें हार्ट में। एक्सरे में हम पता लगाते हैं। एक्सरे करने से पहले पेशेंट को बोल देंगे कि भाई अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, कोई भी मेटल का है, क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है ना चेस्ट एक्सरे में, तो वो कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है या ज्वेलरी है तो उतार। वैसे तो कोई भी प्रोसीजर होता है फ्रेंड, एक प्रोटोकॉल होता है, कोई भी प्रोसीजर होता है, तो जितनी भी ज्वेलरी है सबको उतारना पड़ता है। ठीक है, पेशेंट को इवेल्युएट करो या उसको बता दो कि भाई ये चीजें आपको निकालनी है। स्पेशली यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, पेशेंट महिला है और प्रेग्नेंट है, तो उसका चेस्ट एक्सरे नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? रेडिएशन होता है, और जो प्रेग्नेंट महिला के अंदर जो बच्चा पेट में पल रहा है उसको रेडिएशन होगा तो नुकसान करेगा उसकी बॉडी को। तो यहां पे अवॉइड करेंगे या फिर कंफर्म करेंगे कि भाई महिला जो पेशेंट है, महिला पेशेंट वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे चेस्ट एक्सरे में क्या करते हैं हम? साइज और पोजीशन में कोई बदलाव तो नहीं आया, कोई एनाटॉमिकली चेंज तो नहीं आया हार्ट में, तो यहां पे चेस्ट एक्सरे पे ये बात की जाती है।
उसके बाद हम बात करें एक तरह से चेस्ट एक्सरे भी क्या है फ्रेंड, कौन सा प्रोसीजर है, यहां पे एक चीज याद रखना, नॉन इन्वेजिव। यहां पे दो शब्द आएंगे फ्रेंड, यहां पे दो शब्द आएंगे, एक होता है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, एक होता है इन्वेजिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेजिव जो प्रोसीजर होता है फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं करते। नॉन इन्वेजिव में जब कोई भी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होगा तो उसमें यह होगा कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाएगा, और जो इन्वेजिव प्रोसीजर होता है उसमें बॉडी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड यहां पे दो चीजें होगी, एक नॉन इन्वेजिव, और ज्यादातर जो प्रोसीजर है ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव है, कुछ एक आधा है जो इन्वेजिव है। ठीक है, तो नॉन इन्वेजिव है प्रोसीजर क्योंकि इसमें चेस्ट एक्सरे में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता, हार्ट के अंदर कोई इंसर्ट नहीं किया जाता। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड ईसीजी। ईसीजी में क्या करते हैं फ्रेंड, सबको पता है ईसीजी क्या होती है। ये क्या है, जो हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल रिदम है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कैसे होती है फ्रेंड, जो पल्सेशन होता है, जो हमारा हृदय धड़कता है, दिल धड़कता है, जो पाल्पिटेशन होती है, जो पल्स होती है, जो बीट्स होती है, उसको रिकॉर्ड करता है। इसमें यह पता लगाता है, ईसीजी में यह पता लगाया जाता है कि भाई प्रॉपर रिदम से तो बीट कर रहा है ना, यानी डिसरिदमिया तो नहीं है। एमआई है तो एमआई कहां पे है, किस लोकेशन पे है, एमआई की लोकेशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की लोकेशन पता की जा सकती है ईसीजी से। एसटी एलिवेशन आता है तो एमआई में क्या होता है, एसटी एलिवेशन आता है। जब ईसीजी पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में बात करेंगे, ईसीजी का एक अलग से टॉपिक है, वो बात करेंगे। जस्ट यहां पे मैं सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें और क्या क्या पता लगा सकते हैं, कार्डियक हाइपरट्रोफी तो नहीं होगी। कार्डियक हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि भाई जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल ज्यादा थिक तो नहीं हो गई, ज्यादा मोटी तो नहीं हो गई। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इससे पता लगा सकते हैं हम ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हम क्या पता लगा सकते हैं, ये चीजें पता लगा सकते हैं। जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी करेंगे तो पेशेंट को बोलेंगे कि भाई आप आराम से सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, ऐसा नहीं कि हु कर रहा है, तो ईसीजी में फिर चेंज है। प्रॉपर जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है या इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, प्रॉपर चेंजेज आएंगे। और अगर कोई भी डिवाइस है जैसे मोबाइल है या फिर कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है या मेटल का कोई भी उसके पॉकेट में रखा है अगर मेल है तो वो सब रिमूव करवाने हैं पहले, उसके बाद ही ईसीजी करनी है। ठीक है ना, नहीं तो आपकी जो ईसीजी है उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, ये हो गया ईसीजी। ठीक है, इससे एक और पता लगा सकते हैं, ईसीजी एक ये तो पता लगाते हैं कि भाई कार्डियक प्रॉब्लम है तब ईसीजी करते हैं, बट ये भी इसलिए भी ईसीजी करते हैं कि पहले कोई कार्डियक प्रॉब्लम थी पेशेंट को, उसके बाद उसने मेडिसिन स्टार्ट की। ठीक है, मेडिसिन लेने के बाद उसमें कितना चेंजेज आया तो वो भी ईसीजी में पता लगा सकते हैं, क्योंकि किस प्रकार इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेज आए वो भी ईसीजी के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, ये भी क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। क्या है फ्रेंड, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, क्योंकि इसमें भी कोई इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं किया जा रहा। होल्टर मॉनिटरिंग, ये भी क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। होल्टर मॉनिटरिंग में क्या होता है फ्रेंड, एक तरह से ये डिवाइस होता है होल्टर, ये भी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। होल्टर ये डिवाइस होता है, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल लिख दो, या इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ईसीजी में तो थोड़ी देर वाली, जैसे अभी क्या चल रहा है वो रिकॉर्ड किया जाता है ईसीजी में, बट होल्टर मॉनिटरिंग में क्या किया जाता है, एक होल्टर पहना दिया जाता है। ठीक है, एक डिवाइस होता है जिसको पहना जाता है, पेशेंट को पहना दिया जाता है, और 24 आवर्स की उसकी जो एक्टिविटी है, हार्ट की एक्टिविटी, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जब वो पहनता है इस होल्टर को तो ऐसा नहीं कि उस चुपचाप बैठना है, जैसा उसका रूटीन है डेली का, जैसे मान लो कोई वो
नौकरी में जाता है या कोई काम करता है, तो वो सारा प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो होल्टर पहन लिया तो उसके बाद कुछ नहीं करना, उसको सारी एक्टिविटी जैसे करनी वैसे ही करनी है। बट इसमें क्या होगा, होल्टर में जब ये होल्टर पहनेगा ना पेशेंट, तो ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि इसमें वायर होते हैं, जब होल्टर पहनेगा तो वायर्स होते हैं, तो उसको ना पानी से दूर रहना है। क्या फ्रेंड, पानी से उसको दूर रहना है, क्योंकि करंट का डर हो सकता है, पानी से दूर रहना है, या कुछ चेंजेज हो सकते हैं, करंट भी नहीं तो थोड़ा कुछ चेंजेज हो सकता है, उसकी जो अल्ट्रेशन आ सकता है उसकी रीडिंग में, तो उसको नहाना नहीं है या पानी से दूर ही रहना है, एक तरह से कोई शॉवर नहीं लेना। ठीक है ना, तो पानी से दूर रहना है होल्टर जिसने पहन रखी, और प्रॉपर जो अपनी एक्टिविटी है 24 घंटे में उसको रिकॉर्ड करना। हाँ, इसमें एक और है कि जैसे मान लो उसने पहन रखा है और कोई भी उसको घबराहट होती है या चेस्ट पेन होता है या पल्स रेट बढ़ जाती है, तो उसको रिकॉर्ड करना है उसको, कि भाई इस टाइम 2 बजे मेरे साथ ऐसा हुआ था या 12 बजे ऐसा हुआ था जब उसने पहन रखा था। तो वो सारा चेंजेज उस होल्टर में, जो होल्टर की रीडिंग आएगी उसमें बिल्कुल, उसमें क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रेस हो जाएगा। और इसमें एक चीज और याद रखनी है फ्रेंड, इसमें एक चीज और याद रखनी है, अगर मान लो होल्टर में, होल्टर मॉनिटरिंग है ना, तो जैसे मान लो कोई डिसरिथमिया है, पहले पेशेंट को उसकी कोई मेडिसिन चल रही है, एंटी डिसरिथमिक मेडिसिन, तो उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए, या जो पेस मेकर लगा हुआ है, पेस मेकर क्या होता है, ऐसे नोड की, जब ऐसे नोड प्रॉपर काम नहीं करता तो उसकी जगह पेस मेकर लगाया जाता है। जब हार्ट की बीट कम हो जाती है तो पेस मेकर, जब पेस मेकर इम्प्लांट पड़ेंगे ना, पेस मेकर कैसे रखा जाता है, क्या काम करता है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो वो एंटी डिसरिथमिक मेडिसिन चल रही, तो उसका कितना अफेक्ट आया हमारे हार्ट में या हमारे ईसीजी में क्या चेंजेज आए उससे, तो उससे भी इसका इफेक्टिवनेस पता लगाई जा सकती, किससे, होल्टर मॉनिटरिंग से। तो ये भी क्या है, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। उसके बाद हम बात करें 2D को। 2D को क्या है फ्रेंड, ये किस पे बेस्ड है, ये भी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। कौन सा है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। इसमें भी कोई बॉडी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट नहीं किया जाता। क्या है फ्रेंड, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, ये किस पे बेस्ड है, अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड है। अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, एक तरह से हार्ट की सोनोग्राफी की जाती है। इसमें यह पता लगाया जाता है, खास कर तो इसमें क्या पता लगाया जाता है, वॉल के बारे में पता लगाया जाता है कि वॉल कितने थिक है, दीवारों के बारे में हार्ट की, और जो वाल्व है ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, उनके बारे में इसमें इसको इवैल्यूएट किया जाता है, इनको असेस किया जाता है। उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन, ईएफ, ईएफ के बारे में, खास करके एलवीईएफ, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन है, उसके बारे में इससे पता लगाया जाता है 2D इको से। कैसे लगाया जाता है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है फ्रेंड, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है, यहां पे ये होता है वैसे तो 50 से 70% या 70%। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हार्ट कितना ब्लड, एक बार जब हार्ट बीट कर रहा है कितना ब्लड फेंक रहा है, इसको बोला जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। हम बात करें अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती फ्रेंड, एओर्टा निकलती है, और वो एओर्टा पूरी बॉडी में सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन करती है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर ब्लड नहीं फेंकेगा तो बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो अगर ईएफ लेफ्ट एलवीईएफ कम होगा, तो इसलिए ये प्रॉपर होना चाहिए, ये होता है 50 से 70%, तो 50 से 70% होना चाहिए एलवीएफ। ईएफ समझ में आ गया। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, ब्लड का फेंकने का, हार्ट जो ब्लड फेंकता है उसको बोलता है इजेक्शन फ्रैक्शन। कितना ब्लड फेंका, कितना ब्लड बाहर निकाला, कितना ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजा। तो यहां पे ये चीजें याद की जाती है, वाल्व के बारे में पता लगाया जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में पता लगाया जाता है, और ये क्या है, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, और अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है फ्रेंड, अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड है ये। हाँ, इसके बाद एक और होती है ट्रांस इसोफेगल इकोकार्डियोग्राफी, एक होती है ट्रांस इसोफेजियल। ट्रांस
इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या होता है, ट्रांस इसोफेजियल का मतलब होता है इसोफेगस के अंदर से। ट्रांस इसोफेजियल का मतलब होता है कि इसोफेगस के अंदर डाला जाता है कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से एंडोस्कोपी की तरह अंदर इसमें क्या होता है, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है फ्रेंड, जो हार्ट का पोस्टीरियर पार्ट है, हार्ट का पोस्टीरियर पार्ट, उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि हार्ट का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वो जानने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। और ये जो प्रोसीजर है फ्रेंड किसके जैसा है, ये प्रोसीजर एंडोस्कोपी जैसा है, मतलब इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी में डाला जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसीजर हो गया फ्रेंड, इनवेजिव। ये कौन सा प्रोसीजर हो जाएगा, इनवेजिव प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर हो जाएगा फ्रेंड, इनवेजिव प्रोसीजर हो जाएगा। कौन सा, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। ये कौन सा प्रोसीजर हो जाएगा, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी इनवेजिव प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फ्रेंड स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट स्पेशली इसको बोला जाता है एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्टिंग। इसमें जो आता है वो आता है फ्रेंड ट्रेडमिल। इसमें हम बात करेंगे ट्रेडमिल। इसमें जो बात करेंगे स्पेशली जो मोस्ट कॉमन इसमें जो प्रोसीजर है फ्रेंड वो है ट्रेडमिल। उसमें जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है वो है ट्रेडमिल। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, इस स्ट्रेस टेस्ट में क्या किया जाता है कि पेशेंट को कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है, सीएडी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या ज्ञात किया जाता है, क्या किसके बारे में पता लगाया जाता है, सीएडी। किसके बारे में पता लगाया जाता है, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक तो नहीं है, कोई कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ तो नहीं गई, स्टेनोसिस तो नहीं हो गया उसको, उसके बारे में इस स्ट्रेस टेस्ट से पता लगाया जाता है। और खास करके जो स्ट्रेस टेस्ट है वो है ट्रेडमिल, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो प्रॉपर कर नहीं पाएगा, जल्दी वो थक जाएगा, क्योंकि प्रॉपर हार्ट उसका काम नहीं कर रहा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी लगभग ब्लॉक हो चुकी है, उसमें स्टेनोसिस हो चुकी है। तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, इसमें क्या किया जाता है, अगर मान लो पेशेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो उसको डोबुटामिन दिया जाता है, जिससे क्या आईवी डोबुटामिन, उससे क्या होता है वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाएगा, प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाएगा। और अगर उसको कोई मेडिसिन चल रही जैसे बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर क्या करते हैं, बीपी को कम करते हैं, जैसे एम्लोडिपिन। ठीक है, कैल्शियम ब्लॉकर में कौन सा आएगा, एम्लोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, ये कैल्शियम ब्लॉकर है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनको विदहेल्ड करना है एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर को भी विदहेल्ड करना है, जैसे कौन सा बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आएंगे, मेटाप्रोलोल, ठीक है, बिसाप्रोलोल, ठीक है ना, बिसोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल, इनको क्या है विद होल्ड करना है, क्योंकि अगर इनको विद होल्ड करेंगे तो प्रॉपर वो एक्सरसाइज कर पाएगा, प्रॉपर उसकी हार्ट रेट मेंटेन रहेगी। ठीक है ना, तो ये बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन दो मेडिसिन को, एक खास करके थियोफाइलिन जो मेडिसिन है, थियोफाइलिन वाली, जैसे ईटोफाइलिन, थियोफाइलिन आती है ना, कौन सी, डेरिफाइलिन, डेरियार, उसको भी बंद करना है। ठीक है ना फ्रेंड, उनको भी बंद करना है। और पेशेंट को जब ये प्रोसीजर करेंगे हम स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट, तो 3 से 4 घंटे पहले उसको एनबीएम रखना है, 3 से 4 घंटे तक उसको एनबीएम रखना है। ठीक है ना, तो ये हो गया स्ट्रेस टेस्ट। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, उसके बाद हम बात करेंगे एमआरआई। क्या होती है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें क्या होता है, पूरे हार्ट के बारे में जानकारी ली जाती है फ्रेंड। आपको पता है ना एमआरआई किसमें, एक उस स्कैनर में अंदर घुसाया जाता है, वो होती है एमआरआई। इसमें पूरे हार्ट के बारे में, पूरे हार्ट के बारे में क्या होता है, इसमें
पूरी जानकारी लीजिए, खास करके जो ग्रेट ब्लड वेसल्स है, एक तो पूरा हार्ट और जो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा, कोरोनरी आर्टरीज, इनके बारे में, सारे के बारे में इसमें एमआरआई हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है हार्ट में और इन सारी ग्रेट ब्लड वेसल्स में। खास करके ये इंफॉर्मेशन देता है हमें हमारे चैम्बर्स के बारे में, जो वेंट्रिकल्स है, एट्रियम है, उनके बारे में, वॉल थिकनेस के बारे में, वाल्व के बारे में, कोरोनरी कोई डिजीज तो नहीं है, कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, इन सब के बारे में एमआरआई से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होगा, एमआरआई में जब पेशेंट एमआरआई, इसमें क्या कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होती है इसमें, और एटॉमिक न्यूक्लियाई भी इसमें यूज होते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है रेडियो वेव एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या है, ये चीजें जब यूज होती है ना फ्रेंड, तो जब पेशेंट एमआरआई के लिए जाए तो उसको असेस करना है कि भाई उसने कोई ज्वेलरी तो नहीं पहन रखी, कोई उसने मेटेलिक जैसे घड़ी, वॉच कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट तो नहीं वियर कर रखा उसने, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और स्पेशली अगर आप एमआरआई करवा रहे हो किसी पेशेंट की, तो अगर पेशेंट पहले से ही पेस मेकर पे है, किस पे फ्रेंड, पेस मेकर लगा हुआ है, उसके पहले से ही इंप्लांट हुआ है पेस मेकर, तो एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो फिर आप उसकी एमआरआई नहीं करवाओगे। ठीक है फ्रेंड, पेस मेकर लगा हुआ है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर पेस मेकर लगा हुआ है तो आप उसकी एमआरआई नहीं कराओगे। ठीक है, और ही जब पेस मेकर लगाए तो और ही प्रोसीजर से काम चलाओ, जो एमआरआई है बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जब पेशेंट उस स्कैनर में जाएगा, उस स्कैनर के अंदर जाता है, तो पेशेंट को फील होता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है फ्रेंड, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि भाई मुझे किसी सकरी जगह में या एक बंद जगह में बंद कर दिया गया हो, एक सकरी, जैसे वो स्कैनर पे जाता है ना पेशेंट, एक एमआरआई का वो गोल सा होता है स्कैनर, उसके अंदर घुसाते हैं, तब जाके एमआरआई करवाते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, उसको क्लस्ट्रोफोबिया फील होगा। क्या होगा फ्रेंड, क्लस्ट्रोफोबिया फील होगा। तो फ्रेंड ये हैं छह प्रोसीजर हैं। उसके बाद हम आगे और बात करें, अभी और बहुत सारे प्रोसीजर बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनको मिटा दूं मैं, ठीक है। इसके बाद और 4 प्रोसीजर हैं, अभी उनके बारे में भी बात करेंगे हम। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा फ्रेंड आपको। अगर कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना मुझे। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो यार दूसरा से मिट ही नहीं रहा। कमेंट करोगे तो ही मुझे पता लगेगा, तो ही मुझे क्या लगेगा फ्रेंड, पता लगेगा। कमेंट करोगे तो ही मुझे पता लगेगा। 6 प्रोसीजर हो गए, 6 डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो गए, जिससे हम हार्ट डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज है उसको। उसके बाद हम बात करें, 6 होगी ना, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, MNPI मायोकार्डियल न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग।
मायोकार्डियल न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग, इमेजिंग, ये इसको बोला जाता है MNPI। क्या बोला जाता है फ्रेंड? MNPI, इसको बोला जाता है MNPI। इसको क्या बोला जाता है? MNPI बोला जाता है इसको फ्रेंड। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें EBCT, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड या कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, EBCT स्कैन, EBCT स्कैन, इसके बारे में बात करेंगे क्या है ये EBCT स्कैन। उसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? इसको एंजियोग्राफी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंजियोग्राफी भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म CAG, कार्डियो एंजियोग्राफी। कार्डियक जो कैथेटराइजेशन है उसको क्या बोला जाता है? एंजियोग्राफी भी बोला जाता है और CAG भी बोला जाता है, कार्डियो एंजियोग्राफी। लास्ट हम बात करें फ्रेंड IVUS, IVUS इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रा साउंड, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी बोल सकते हो, या अल्ट्रासोनोग्राफी लिख देते हैं, साउंड भी बोल सकते हो, या अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये 4 प्रोसीजर और है फ्रेंड, जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन कौन सी कार्डियक प्रॉब्लम है, या कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम लेके आता है तो ये करवाते हैं। तो 6 तो हमने पहले पढ़ ही लिया। उसके बाद MNPI, MNPI है फ्रेंड मायोकार्डियल न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग। ये भी एक तरह से क्या है फ्रेंड? स्ट्रेस टेस्ट है। ये भी एक तरह से क्या है? स्ट्रेस टेस्ट ही है। इसमें क्या है? न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है फ्रेंड? न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है ना फ्रेंड, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो जो नई टेक्निक है फ्रेंड, ये इसमें नई टेक्निक यूज की जाती है। न्यूक्लियर की स्पेलिंग सही नहीं लिखी कि मैंने यार, स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। न्यूक्लियर की स्पेलिंग NE नहीं आएगा यार, न्यूक्लियर में सॉरी, न्यूक्लियर NU आएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, उसका यूज किया जाता है हार्ट के अंदर कोई भी चेंजेस को पता लगाने के लिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, यहां पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, और इसमें पूरा कार्डियोवैस्कुलर का असेसमेंट किया जाता है, जो हमारा हार्ट है और उस आसपास जो भी ग्रेट ब्लड वेसल्स है उनके बारे में इससे जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। टेक्नीशियम पायरोफॉस्फेट स्कैनिंग, कौन कौन सी टेक्निक्स है यहां पे? न्यूक्लियर टेक्निक है, ये ध्यान रखो आप। कौन सी? एक है फ्रेंड टेक्नोथियम, टेक्नोथियम या टेक्नोटियम पायरोफॉस्फेट स्कैनिंग, टेक्नोटियम पायरोफॉस्फेट स्कैनिंग, टेक्नोटियम पायरोफॉस्फेट स्कैनिंग, एक तो ये है। दूसरी कौन सी है फ्रेंड? दूसरी है
थेलियम इमेजिंग, थेलियम इमेजिंग, थेलियम इमेजिंग। ये तीन चार फ्रेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन चार ये टेक्निक है। इसमें क्या होता है, एक तो इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में पता लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रेडियो न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप, जिनको रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वो इंसर्ट किया जाता है इसके अंदर, मिनिमम किया जाता है, जिससे फिर उसके बारे में, हार्ट के बारे में यहाँ पे पता लगाया जाता है। इसमें रेडियो आइसोटोप इंसर्ट किया जाता है और पेशेंट को बता देना चाहिए कि भाई जो हम रेडियो आइसोटोप इंसर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और लिटिल अमाउंट में, कम मात्रा में हम इंसर्ट करते हैं, जिससे कम से कम उसको नुकसान हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये कोई इतना खास नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें ईबीसीटी, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या पता लगाया जाता है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें क्या पता लगाया जाता है, इसमें पता लगाया जाता है कैल्सिफिकेशन के बारे में। जो वेसल्स हैं, या जितनी भी वेसल्स है या कोरोनरी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरी, खास करके कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन, CAC, कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन। इसके द्वारा क्या किया जाता है फ्रेंड, कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन का पता लगाया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्सिफिकेशन होगा तभी वो क्या है, सिकुड़ जाती है, तभी वो नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तब जैसे जैसे कैल्सिफिकेशन बढ़ता जाएगा क्या हो जाएगा, वो एकदम ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड, ब्लॉक हो जाएगी। और ये जो CAC है ना, इस CBCT में एक स्कोर पता किया जाता है, स्कोर, CAC स्कोर, यानी कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन का स्कोर। वो स्कोर फ्रेंड 300 से अगर ज्यादा है, कैल्सिफिकेशन का स्कोर या CAC का स्कोर 300 से अगर ज्यादा है, तो पेशेंट प्रोन है किसके, कि भाई आपकी आर्टरी ब्लॉक है। क्या फ्रेंड, क्या आर्टरी ब्लॉक है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्ट होने के पूरे चांस है। क्या है फ्रेंड, अगर 300 से ज्यादा ये CAC हुआ तो मायोकार्डियल इंफार्क्ट के पूरे चांस है। दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, CAC है 300 से ज्यादा है ना, तो फ्रेंड तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्ट के पूरे चांस है। ठीक है, ये इसमें ये पता किया जाता है CBCT में। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा रहे ना फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एंजियोग्राफी या CAG या कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, इन्वेजिव प्रोसीजर है, और इसमें क्या किया जाता है, एक कैथेटर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इसमें कैथेटर इंसर्ट किया जाता है हार्ट में क्या किया जाता है फ्रेंड, एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है हार्ट के बारे में, और उसके आसपास जितनी भी वेसल्स हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है कि भाई कोई हार्ट के चैम्बर में दिक्कत तो नहीं है, कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज है, खास करके ब्लॉकेज के बारे में पता लगाया जाता है। जब यहाँ पे ब्लॉकेज का पता लग जाता है, देखा होगा आपने, अगर कार्डियक हॉस्पिटल में काम किया हो तो वो ज्यादा होती है कार्डियो एंजियोग्राफी, इसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या, आपकी आर्टरी ब्लॉक है तो उसके बाद क्या किया जाता है, फिर थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में यहां पे किया जाता है, अगर एक या दो ब्लॉक हैं तो क्या किया जाएगा फ्रेंड, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट डालते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेंट डालना। अगर पूरी ब्लॉक है तो फिर क्या करेंगे, बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन में खास करके दो साइट होती है, एक तो रेडियल आर्टरी से, एक फीमोरल आर्टरी से, दो जगह से यहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है। अब यहाँ पे जब कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे ना फ्रेंड, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। जब भी पेशेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए जाएगा, या कल मान लो उसका एक तरह से ऑपरेशन ही OT है, इसका OT, एक
जो कैथ लैब होती है, कार्डियक कैथ लैब, वहां पे ये किया जाता है कार्डियक कैथेटराइजेशन। ठीक है, तो इसमें एक तो कंसेंट कंपल्सरी, इन्फॉर्म कंसेंट, कंसेंट रिटर्न कंसेंट जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम हार्ट में कैथेटर डाल रहे हैं भाई। ठीक है ना, और इसमें डालेंगे डाई। क्या डालेंगे? आयोडीन डाई। डाई डालते हैं तो उस पहले हमें पता होना चाहिए, उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए पेशेंट को कि भाई हम डाई डाल रहे हैं। पहले से पता होना चाहिए कि कोई डाई से कोई उसको रिएक्शन तो नहीं आती। ठीक है ना, उसका हाइट वेट पता होना चाहिए, कितना हाइट वेट एकदम असेस करना, रिकॉर्ड करना है, जिससे किस, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग उसको डाई देनी है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा डाई दे दी जाए। तो हाइट वेट कंपल्सरी है। ठीक है, पेशेंट एनबीएम जरूरी है। ठीक है ना, 4 घंटे कम से कम एनबीएम रखना जरूरी है ओटी से पहले या ऑपरेशन से पहले। एक तरह से ऑपरेशन ही बोल सकते हो उसको, या कार्डियक कैथेटराइजेशन से पहले। ठीक है फ्रेंड, और अनेस्थीसिया तो देते ही हैं वहां, जब कैथ लैब में जाते हैं तो अनेस्थीसिया देते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है फ्रेंड, जब पेशेंट, अगर कल मान लो उसका कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है और पेशेंट को टेबलेट चल रही मेटफॉर्मिन, कौन सी? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन किसमें देते हैं? एंटी डायबिटिक है ये। क्या है फ्रेंड? एंटी डायबिटिक मेटफॉर्मिन टेबलेट। अगर वो टेबलेट ले रहा है तो उसको विदहोल्ड कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिडोसिस, एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांस रहेंगे, ये ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, ये ध्यान रखना। किसको विदहोल्ड करना है फ्रेंड? मेटफॉर्मिन, टेबलेट मेटफॉर्मिन, टेबलेट मेटफॉर्मिन को विदहोल्ड करना है। ठीक है फ्रेंड, जहां पे कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, खास करके रेडियल आर्टरी एंड फीमोरल आर्टरी, तो पार्ट प्रिपरेशन तो करना ही है और आईवी लाइन सिक्योर करनी है इसमें। जब पेशेंट आ गया कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद, जब पेशेंट आता है ना, तो ऐसा नहीं कि जनरल वार्ड में उसको शिफ्ट किया जाता है, नहीं, उसको कार्डियक आईसीयू में लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रॉपर पेशेंट आया, जैसे प्रॉपर वाइटल्स मॉनिटरिंग, खास करके कार्डियक रिदम को चेक करना है, कोई डिसरिदमिया तो नहीं हो रहा। ठीक है, प्रॉपर बीपी, प्रॉपर पल्स, सारे वाइटल प्रॉपर आधे आधे घंटे में, मतलब फर्स्ट 6 आवर में तो आधे आधे घंटे में आपको वाइटल्स मॉनिटरिंग करने पड़ेंगे। और स्पेशली ध्यान रखना है इसमें, एक तो कोई क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हो गया। क्लॉट फॉर्मेशन का कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो रेडियल आर्टरी से हमने कैथेटराइजेशन किया, तो रेडियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी के आगे यहां पे पल्सेशन चेक करेंगे। अगर यहां पे ब्लॉक हो गई तो आगे पल्सेशन नहीं आएगी, क्लॉट हो गया तो प्रॉपर पल्सेशन चेक करनी है मैं एक्सट्रीमिटीज की, अगर फीमोरल है तो नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज की करनी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, हीमेटोमा। कई बार क्या होता है, जब क्लॉट होता है, ब्लड आसपास फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं हीमेटोमा। एक लाल रंग का वो चकता बन जाता है, एकदम लाल तो नहीं होता, ब्लैकिश टाइप का होता है, रेडिश ब्लैकिश टाइप का, एक कई बार ब्लूस कलर का भी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हीमेटोमा बन जाता है। तो अगर वो हीमेटोमा बन रहा है फ्रेंड, तो वो इमरजेंसी कंडीशन है। क्या है फ्रेंड? वापिस उसको कैथ लैब में लेना पड़ जाता है कई बार। तो प्रॉपर जब जो साइट है, इंसर्शन साइट है या कैथेटर वाली साइट है ना, उसको प्रॉपर कंप्रेस करके, आपको पता होगा अगर आपने देखा हो तो, प्रॉपर डायनाप्लास्ट से इतना टाइटली उसको, या अगर रेडियल करो या फीमोरल करो, तो प्रॉपर डायनाप्लास्ट से प्रॉपर प्रेशर देके उसको कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, और ऊपर सैंड बैग भी रखा जाता है कि हीमेटोमा नहीं हो जाए। ठीक है ना, क्या रखा जाता है? सैंड बैग रखा जाता है। तो ये बहुत ही पोस्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड, खास करके हीमेटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड, और स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट, और उसकी जो जैसे अगर हाथ है या हमने फीमोरल लिया तो पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर रेडियल से किया है तो हाथ बिल्कुल सीधा, ऐसा नहीं कि यूं बैठ गया यूं कर गया, ये स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। बेड रेस्ट प्रॉपर देना है उसको, ऐसा नहीं कि उठ के चला गया पेशेंट, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद, और हाँ एक और चीज, जो हमने डाई दी है ना फ्रेंड,
वो डाई कैसे निकलेगी? यूरिन के द्वारा। तो यूरिन के द्वारा कब निकलेगी? जब उसका आईवी फ्लूइड या एनबीएम तो रहेगा, शायद कर सकते हैं थोड़ी देर बाद उसको ओरली अलाउ कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैंने काम किया वहां पे ओरली अलाउ नहीं किया, सिर्फ आईवी फ्लूइड दे देते। तो थोड़ा सा आईवी फ्लूइड या इनटेक मेंटेन किया जाता है उसका, जिससे क्या है वो जो डाई है फ्लश आउट हो जाए, यूरिन के द्वारा निकल जाए बाहर। तो ये चीजें हैं फ्रेंड इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वॉमिटिंग तो नहीं हो रही। फिर आप धीरे धीरे जब हॉस्पिटल में जाओगे तब देखोगे एक दो बार पेशेंट, आपको पता चल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, स्टार लगा देना, इसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसके बाद बात करें IUS, ये इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासोनोग्राफी। ये भी एक तरह से, इसमें क्या है, इसमें भी एक तरह से कैथेटरी इंसर्ट किया जाता है। इसमें भी क्या है, कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, जिसके द्वारा डाई इंसर्ट की जाती है, ठीक है। इसमें क्या पता लगाया जाता है फ्रेंड? इसमें यह पता लगाया जाता है कि भाई जो आर्टरी है वो कितनी सिकुड़ी, यानी कितनी उसकी स्टेनोसिस हुई है, कहां तक हुई है। ये भी एक तरह से इसका ही मिलता जुलता रूप है, बट ये सबसे मोस्ट कॉमन है। CAG, कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसमें भी डाई दी जाती है। IVUS में भी इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी वेस्कुलर यानी वेसल्स के अंदर की सोनोग्राफी की जाती है, कितना स्टेनोसिस हुआ है, कहां तक, कौन से भाग, कितने कितने भाग में वो सिकुड़ी है आर्टरी या आर्टरी, खास करके कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। तो वो इसमें पता लगाया जाता है, ज्यादातर आपको यही ध्यान रखना है। तो ये थी फ्रेंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम। जब भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में, इसी की नेक्स्ट क्लास में, वैसे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी आती है मेरी क्लास है, बट इसकी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थेराप्यूटिक प्रोसीजर, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। क्या होगा थेराप्यूटिक मैनेजमेंट? कि भाई अब दिक्कत हो गई, कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, ये तो हम क्या कर रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम का पता लगा रहे हैं इनके द्वारा, तो इन प्रोसीजर के द्वारा। तो बट उसमें थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में क्या करेंगे, या थेराप्यूटिक प्रोसीजर में क्या करेंगे कि कार्डियक प्रॉब्लम होगी, अब ये प्रोसीजर करना है, ठीक है। जैसे CAG में ब्लॉकेज आया कोरोनरी आर्टरी में, तो फिर एंजियोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। सारी नसें ब्लॉक है तो बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है ना। हार्ट बिल्कुल ब्लॉक हो गया तो क्या करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसकी में, एनक्लेक्स वाली में। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।